So dear students, listen to this very carefully. I am revising with you following expenses of PGBP that are allowable under section 32, 36. Okay, तो पहला जो है it's section 30 which says rent, rate, taxes, insurance, repairs of building used for business and profession is allowable expenditure. ओके, इट इज एन अलावेबल एक्सपेंडिचर. दूसरा, एक्चुअली अब दूसरा जल्दी से कोई रामबाण खोल के देखेगा क्या? फटाफट, क्विक, 31 के लिए सुपर फास्ट. ओके, यहां पे एक शब्द मिसिंग है, रेंट. पॉज करेंगे सारे बच्चे, पॉज. 31 में रेंट शब्द नहीं है. क्या शब्द यूज किया है? रेट्स, मतलब टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिपेयर्स. So basically it says repairs, insurance of plant and machinery and furniture used for office purpose is allowable. तो मैम अगर मशीनरी रेंट पे ली, फर्नीचर रेंट पे लिया बिजनेस के लिए, तो वो खर्चा अलाउ नहीं होगा क्या? तो अरे वो 30 में अलाउ नहीं होगा, लेकिन 37 में अलाउ हो जाएगा क्योंकि वो बिजनेस रिलेटेड ही है. तो मैंने उसको करते वक्त ही यहां पे कवर कर लिया. टेक्निकल, दिस इज ए टेक्निकल मुद्दा कि ये 31 में अलाउ नहीं होगा, बट ये कहां अलाउ होगा? 37 में अलाउ होगा, क्योंकि सेक्शन 30 में उनके यहां से मिस्टेक हो गई है. दे फॉरगॉट टू ऐड द वर्ड रेंट, बट दे रियलाइज इट्स ओके, लेट्स नॉट करेक्ट इट. एनीवेज इट विल बी अलाउेबल अंडर जनरल डिडक्शन सेक्शन 37. तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है 31 में अलाउ हो रहा है या 37 में हो रहा है? एनीवेज इट इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर. तो पहली बात, रेंट, रेट, टैक्सेस, repairs, insurance of a building. Which building? Building that is used for business and profession is an allowable expenditure. वैसे ही rent, rate, taxes, repairs, insurance of plant and machinery and furniture which is used for business and profession is an allowable expenditure. अगला, is depreciation an allowable expenditure? Yes. डेप्रिसिएशन के साथ कौन सा और एक डेप्रिसिएशन आता है? एडिशनल मिलता है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी. Additional depreciation is not allowed under section 115 back. Perfect. फिर आता है साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च गेट्स कवर्ड अंडर सेक्शन, एक मिनट मैंने सेक्शंस नहीं लिखे, तो यहाँ पे दिस इज 31, डेप्रिसिएशन इज 32, साइंटिफिक रिसर्च इज सेक्शन 35. उसके दो पार्ट्स है. पहला, रिसर्च असेसी खुद से कर रहा है. क्या है बेटा? पहला बोलो, रिसर्च इज डन बाय द असेसी. असेसी खुद से रिसर्च कर रहा है. इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस. रेवेन्यू खर्चा अलाउड, बोलो, you have to be active in the class. Come on, revenue expenses allowed, capital expenditure allowed, cost of land not allowed. उसके बाद, can I contribute to outside universities and all? But very important, they should be approved. This could be to some lab or company which is formed with an object of doing research. एक चीज जो याद रखनी है, ये कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट 115 बैक में अलाउड नहीं है. उसके बाद, now certain expenses are allowed under section 36. अब देखना, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक अलाउड, इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज अलाउड, लेकिन कौन से मोड में पेमेंट होना चाहिए? नॉन कैश. अगर कैश में किया तो खर्चा इज नॉट अलाउेबल. बोनस कमीशन पेड टू स्टाफ इज अलाउड, बट इट शुड बी पेड जेन्युइनली एज बोनस एंड कमीशन, एंड प्लस दिस बोनस एंड कमीशन इज कवर्ड अंडर 43B. मतलब इट इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द ITR. उसके बाद, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर बिजनेस पर्पस के लिए लिया है तो इट इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर. देन वी नो, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स नॉट अलाउेबल. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउेबल. इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स ओन कैपिटल नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स लोन नॉट अलाउड. बट कैन आई टेक लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव, बैंक? यस, इट विल बी अलाउेबल. हाँ, अगर इसमें भी इंटरेस्ट आपने अगर बैंक से लिया है तो वो देखना कि वो बिजनेस के लिए होना चाहिए. एंड दूसरी बात, इट इज अलाउड on payment basis. It is also getting covered under 43B. And plus interest पे करते हो, जैसे NBFC को पे किया तो आपने क्या कट करना चाहिए? उसका TDS भी कट करना चाहिए. अगला, डिस्काउंट ऑन जीरो. अच्छा, उस इंटरेस्ट में एक और बात, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड असेट टिल द डेट द असेट इज पुट टू यूज शुड नॉट बी अलाउड कैपिटलाइज एंड क्लेम डेप्रिसिएशन. एंड इंटरेस्ट पेड बाय अ फर्म टू पार्टनर इज अलाउड, बट उसमें लिमिट है, 40B सेक्शन है. बराबर है? यस. डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स इज अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड्स. उसके बाद देखो,
Employer contribute to RPF allowed, SPF allowed, approved gratuity allowed, approved superannuation fund allowed. और आज सिखाया employers contribution to pension scheme also allowed, 14% of salary, salary is equal to basic plus DA if ... forming a part of salary for retirement benefit. So employer is contributing in the pension scheme. माने स्कीम का नाम क्या है बेटा, इस स्कीम को बोलते हैं एनपीएस. तो एम्प्लॉयर उसमें पैसे डाल रहा है, तो मैक्सिमम उसने कितने डालना चाहिए, 14%. तो अप टू 14% ही उसको खर्चा अलाउ होता है. उसके बाद एम्प्लॉई कॉन्ट्री, याद रखना तुम्हारा कॉन्ट्री नहीं है, एम्प्लॉई के पैसे ले रहे हो. अगर पैसे लेते हो पेड विद इन द ड्यू डेट ऑफ द फंड, यहाँ आईटीआर की ड्यू डेट नहीं है. एम्प्लॉई कॉन्ट्री शुड बी पेड within due date of that fund. If you don't pay it within due date of the fund, then the expenditure becomes disallowable. Okay. Bad debts allowable. Bad debts क्या है, allowable. RDD, provision for RDD not allowable. Expenses on family planning allowed only to a corporate assessee. Capex on family planning allowed to be written off over a period of 5 years. अगर आपका शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस है, कमोडिटी ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो एसटीटी, सीटीटी विल बी अलाउेबल एक्सपेंसेस. उसके बाद आपको याद रखना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. प्रिलिमिनरी खर्चे मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के खर्चे, रजिस्ट्रेशन के खर्चे, प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, शेयर इशू के खर्चे, प्रिंटिंग ऑफ एमओए, प्रिंटिंग ऑफ एओए, या नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या एक्सपांशन कर रहे हो, तो ये उसमें लिस्ट दी गई है. तो उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इतने ही खर्चे प्रिलिमिनरी माने जाएंगे. और अगर प्रिलिमिनरी है तो सीए का ऑडिट रिपोर्ट लगता है कि भाई इन्होंने करेक्टली क्लेम किया. और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. Okay. Compensation paid under VRS is allowed to be also written off over a period of 5 years. Don't get confused. Only if the word compensation comes, only compensation comes, then allow it. But if the wording is VRS compensation, only then allow it to be written off over a period of 5 years. 35 AD. 14 स्पेसिफाइड बिजनेस. तो आपको याद रखना है कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, 100 बेड्स के ऊपर का हॉस्पिटल, एंड 2 स्टार एंड अबाव होटल, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर्स का बिजनेस, हनी बीज एंड वैक्स का बिजनेस, एंड कंस्ट्रक्शन में 2 है, स्लम रिहैबिलिटेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग. ये जो अगर 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस में है तो उनका पूरा कैपेक्स इज अलाउेबल एक्सेप्ट गुडविल का कॉस्ट, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड. बाकी जो भी खर्चा इट इज अलाउड टू बी रिटन ऑफ 100%. अच्छा, इधर भी 10,000 के ऊपर कैश में पेमेंट करना अलाउड नहीं है. और आपको याद रखना है कि जो भी आप 35 AD वाला मशीनरी लेते हो, इट शुड नॉट बी सोल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years. अगर 8 साल के अंदर बेच दिया तो जो भी आपको खर्चा अलाउ हो गया था वो आपका क्या हो जाएगा, इनकम अलाउ हो जाएगा. वो आपका क्या हो जाएगा, इनकम माना जाएगा. उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करके इनकम लेते हैं. इसके बाद आता है जनरल डिडक्शन सेक्शन 37. तो ये प्रिलिमिनरी हो गया. अब 37 में आपको याद रखना है, पहले 37 के कुछ रूल्स है. Now what are the rules of section 37? पहले अगर खर्चा 30 to 36 में है उसको एक्सप्रेसली अलाउेबल बोलते हैं. तो पहले उसमें चले जाओ आप 30 to 36 में, ठीक है. तो अगर देखो 37 में कब जाना है, अगर कोई खर्चा 30 और 36 में कवर्ड नहीं है, जैसे सैलरी टू स्टाफ, इट्स नॉट कवर्ड फ्रॉम 30 to 36. और लेट्स से डेप्रिसिएशन, इट इज कवर्ड अंडर 32. सो 37 में मत आओ. जिस खर्चे के लिए खास सेक्शन बनाए गए उधर चले जाओ. तो पहले 30 to 36 में ढूंढो सेक्शन है क्या, है तो ग्रेट, नहीं है तो ट्राई फॉर 37. व्हेन यू ट्राई फॉर सेक्शन 37, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन. अगर बिजनेस रिलेटेड खर्चा है तो अलाउ होगा, रेवेन्यू है तो अलाउ होगा, कैपेक्स है तो अलाउ नहीं होगा, पर्सनल खर्चा नहीं चाहिए. और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट शुड बी लीगल इन नेचर. नाउ इट शुड नॉट बी एन ऑफेंस अंडर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लॉ. कोई भी लॉज के अंडर ये एक ऑफेंस नहीं होना चाहिए, तभी वो खर्चा अलाउेबल हो जाता है. तो यहाँ पे ये कुछ खर्चे जो 37 में मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस लाइक ट्रैवलिंग, मेंटेनेंस ऑफ अ गेस्ट हाउस, सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज टेलीग्राम, फ्रेट, ये जो सारे खर्चे ये जनरली सेक्शन 37 में अलाउ होते हैं. यहाँ पे 2-3 चीजें आपको याद रखनी है. अगर आप CSR
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्चा करते हो तो वो अलावेबल नहीं है। उसके बाद अगर आप एडवर्टीजमेंट इन ब्रोशर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी करते हो तो फिर भी ये खर्चा अलावेबल नहीं है। उसके बाद अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर्स को फ्रीबीज या फ्री में दवाइयां ऐसे ही दे देती है प्रमोशन करने के लिए तो ये भी अलाउड नहीं है। पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग अ लॉ अलाउड नहीं है। पेनल्टी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अ बिजनेस रिलेटेड वर्क वो अलावेबल है। तो ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो दिस वाज योर क्विक एंड शॉर्ट रिवीजन फॉर अलावेबल एक्सपेंसेस कवरिंग फ्रॉम 30 to 37। तो देखो आपके सेक्शंस कैसे हैं। 28 इज योर चार्जिंग सेक्शन। 28 जो बोलता है कि पीजीबीपी में बिजनेस प्रोफेशन होना चाहिए, पार्टनर का सैलरी और इंटरेस्ट भी पीजीबीपी में जाता है। अगर आप कोई फर्म में से पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको नॉन कम्पीट के लिए पैसे दे रहे हो वो भी पीजीबीपी में आता है ना। तो ये मैंने सिखा दिया, ये 28 है। 29 बोलता है कंप्यूट द बिजनेस इनकम एज पर सेक्शन 30 to 44। तो 30 to 36 में अलावेबल एक्सपेंसेस, 37 जनरल डिडक्शंस। ओके, yes, so thank you so much. So with this I have completed the revision of PGBP allowable expenses। डिटेल PGBP का रिवीजन है, आप अभी उसमें से डिसअलावेबल पार्ट या बचा हुआ जो भी पार्ट है आप उस रिवीजन में से भी कवर कर सकते हो। क्लियर टू एवरीबडी? यस।